नमस्कार दोस्तों, 24 दिसंबर 1999 एक घटना है जिसे हम जानते हैं कांधार हाईजैक के नाम से। इस घटना के हाल फिलहाल में इसको लेकर के एक वेब सीरीज बनाई जा रही है जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। दिल्ली के लिए एक फ्लाइट उड़ान भरती है काठमांडू से, चलती रहती है। आगे चल के इस फ्लाइट में खाना सर्व करने के कुछ देर बाद 4 लोग खड़े हो जाते हैं और लोगों से यानी यात्रियों से खाना छीनने लगते हैं। इस फ्लाइट को 5 लोग हाईजैक कर लेते हैं जिनके नाम अलग अलग होते हैं। इस फ्लाइट को हाईजैक करने के बाद वो सरकार से डिमांड करते हैं, जिसमें कि उनकी डिमांड होती है $200 मिलियन। ये हाईजैकर जल्दी ही पायलट के कैबिन में चले जाते हैं। पायलट का नाम होता है देवी शरण। ये पायलट के कंधे पे यानी कान पे गन रख करके उसे दिशा निर्देश देते हैं और उन्हें पश्चिम की ओर उड़ने को मजबूर करते हैं। दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। सही मायने में ये हाईजैकर्स इस फ्लाइट को पाकिस्तान ले जाना चाह रहे थे। जैसे ही ये फ्लाइट पाकिस्तान की तरफ रवाना होता है तो लाहौर एयर ट्रैफिक वालों से जब इनका कनेक्शन होता है तो लाहौर एयर ट्रैफिक वाले इस फ्लाइट को लैंड कराने से मना कर देते हैं। इंडियन एजेंसी को इस प्लेन के हाईजैक होने की खबर 4 बजे लगती है। इस समय भारत सरकार में अटल बिहारी जी की सरकार चल रही थी, जिन्हें इस प्लेन के हाईजैक होने की खबर 5:20 पे लगती है। इस प्लेन को हाईजैक करने के बाद हाईजैकर्स अपनी दिशा निर्देश के अनुसार इसको उड़ा रहे थे। पायलट देवी शरण ने इंडियन एयर ट्रैफिक को बताया कि प्लेन में फ्यूल खत्म हो चुका है और अगर प्लेन में फ्यूल नहीं डाला गया तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। और फ्लाइट को लाहौर एयर ट्रैफिक वालों ने लैंड कराने से साफ मना कर दिया है। इसलिए आप लाहौर वालों से कहो कि प्लेन को लैंड कराने दें, क्योंकि यहाँ हाईजैकर्स हमें धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि प्लेन को पाकिस्तान में लैंड नहीं कराया गया तो हम यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। बड़ी परेशानी वाली बात आ गई थी। तभी दोस्तों इंडिया ने पाकिस्तान से कनेक्शन किया, उनसे बात की और प्लेन को लाहौर में लैंड कराने की परमिशन मांगी। लेकिन लाहौर एयर ट्रैफिक वालों ने प्लेन को लैंड कराने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। इधर पायलट हाईजैकर से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन में फ्यूल खत्म होता जा रहा है। अगर हम लाहौर की परमिशन का इंतजार करते रहे तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, जिसमें कि हम सभी मारे जाएंगे। काफी विनती व रिक्वेस्ट करने के बाद हाईजैकर्स मान जाते हैं और प्लेन को अमृतसर में लैंड कराने की परमिशन दे देते हैं। दोस्तों, अमृतसर में प्लेन को लैंड कराना मतलब कि भारत को गोल्डन चांस मिल चुका था। अब 6:44 पर फ्लाइट को अमृतसर की तरफ उड़ाया जाता है और हाईजैकर्स के ना चाहते हुए भी फ्लाइट को भारत यानी अमृतसर में लैंड कराया जाता है। भारत को तो गोल्डन चांस मिल चुका था, लेकिन हाईजैकर्स उधर से धमकी देते हुए कहते हैं कि जल्दी से जल्द प्लेन में फ्यूलिंग की जाए, नहीं तो हम यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। अजीब बात तो यह होती है दोस्तों, पंजाब के डीजीपी सरबजीत सिंह को इस प्लेन के हाईजैक होने की खबर मात्र 1 घंटे पहले ही मिलती है और वो भी टीवी के द्वारा। इससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा रहा होगा, कितना स्लो तो कितना धीमा रहा होगा, जबकि सारे ऑपरेशन उसी व्यक्ति को करने हैं और उसी व्यक्ति को इस प्लेन के क्रैश होने की खबर तक नहीं है। अब इस प्लेन को देरी करने के लिए वहां की लोकल पुलिस ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का केवल एक ही मकसद होता है कि इस प्लेन को ज्यादा से ज्यादा देर करना, जिससे कि एनएसजी कमांडो को अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। और इसी बीच हाईजैकर्स ने पंजाब की पुलिस से बात करने को भी मना कर दिया। उनका कहना था कि हम केवल दिल्ली पुलिस से ही बात करेंगे। इधर प्लेन में देरी हो रही थी, उधर प्लेन में फ्यूलिंग भी नहीं की जा रही थी। अब हाईजैकर फिर से धमकी देते हैं कि जल्दी से जल्दी फ्यूलिंग की जाए, नहीं तो हम यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। इधर पायलट भी रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब हाईजैकर्स ने इतनी देर होने के बाद एक व्यक्ति पर हमला करते हैं जिसका नाम होता है सतनाम सिंह। उस
पर चाकू से गर्दन से हमला करते हैं। वो व्यक्ति पूर्ण रूप से यानी बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। एक बार फिर कप्तान रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी प्लेन में रिफ्यूलिंग की जाए और इसी सब में 40 मिनट बीत जाते हैं। 7:45 पे पंजाब पुलिस ऑर्डर देती है कि प्लेन में रिफ्यूलिंग की जाएगी और एक योजना बनाते हैं, क्यों ना हम टैंक में एनर्जी कमांडो को छिपा करके ले जाएं और वो प्लेन के टायरों में पंचर करके हवा निकाल दें जिससे कि प्लेन चल ना सके। एक दूसरा प्लान भी होता है जिससे कि प्लेन के आगे एक ट्रक खड़ा कर दे जो फ्यूल से भरा हो, मतलब कि प्लेन का रास्ता रोकने का एक ये जो दूसरा प्लान होता है उनके पास। अब रिफ्यूलिंग के लिए जैसे ही टैंक को ले जाया जाता है तो उस टैंक का ड्राइवर रिफ्यूलिंग के टैंक को काफी तेजी से चलाता है, जिससे कि पंजाब पुलिस को लगता है कि इस तरह से तो देरी की बजाय जल्दी हो जाएगी और वो ड्राइवर को कम्युनिकेशन करते हैं कि आप प्लीज टैंक को धीरे धीरे चलाएं, लेकिन उसकी मिस कम्युनिकेशन की वजह से वो ड्राइवर टैंक को रोक देता है। जैसे ही टैंक रुकता है उधर प्लेन में बैठे हुए हाईजैकर्स देखते हैं कि अभी तो ये टैंक इतनी तेजी से आ रहा था और अब अचानक रुक चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं पंजाब पुलिस हमारे खिलाफ कोई योजना बना रही हो। वो समझ जाते हैं। अब फिर से एक बार हाईजैकर्स कप्तान को प्रेशराइज करते हैं और कहते हैं कि बहुत हो गया रिफ्यूलिंग का नाटक, अब फिर से एक बार प्लेन को हवा में ले जाया जाएगा और प्लेन में कोई रिफ्यूलिंग नहीं होगी। ये सब देखते हुए वो कप्तान से कहते हैं कि प्लेन को टेक ऑफ किया जाए, वो सामने जो ट्रक खड़ा है उसको चाहे टक्कर मार के हटाओ या कैसे हटाओ, हम कुछ नहीं जानते। 7:49 पर प्लेन को फिर से टेक ऑफ किया जाता है और एनएसजी का ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि अभी भी प्लेन में रिफ्यूलिंग का काम नहीं हुआ था, मतलब कि प्लेन में फ्यूल नहीं डाला गया था। पायलट को अब ऐसा एहसास होने लगा था कि अब हम क्रैश होने वाले हैं, इसीलिए पायलट ने एटीसी को एक मैसेज भी छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वी आर डाई, मतलब हम सब अब मरने वाले हैं। एक बार फिर से प्लेन को लाहौर की तरफ लेकर जाया जाता है। वहां फिर से पाकिस्तान उस प्लेन को लैंड करने से मना कर देती है, लेकिन लाहौर एटीसी को ऐसा एहसास हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हाईजैकर्स पायलट को प्रेशराइज करके जबरदस्ती इस प्लेन को लैंड करा लें। यही सब सोचते हुए लाहौर की एटीसी वहां की सारी लाइट से नेविगेशन सिस्टम को बंद कर देती है, जिससे कि चाहकर भी हाईजैकर्स प्लेन को लैंड न करा सके। लेकिन हाईजैकर्स पायलट को दबाव में लेते हैं और प्लेन को लैंड कराने की परमिशन लिए बिना ही प्लेन को लैंड कराने के लिए कहते हैं। जैसे ही प्लेन को धीरे धीरे नीचे लाया जाता है तो वो देखते हैं कि प्लेन तो एक हाईवे पर क्रैश लैंडिंग करने वाला है। ये सब देखते हुए पायलट एक बार फिर से लाहौर एटीसी से कनेक्शन करता है और उनसे कहता है कि हम मजबूरन हाईवे पर क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं, तो प्लीज हमें लैंडिंग की परमिशन दें। लाहौर एटीसी उन्हें प्लेन लैंड कराने की परमिशन दे देती है और 8:05 पर प्लेन लैंड किया जाता है। प्लेन में रिफ्यूलिंग की जाती है और भारत सरकार पाकिस्तान हाई कमीशन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लेन को दोबारा से टेक ऑफ ना होने दें। इस सब में 3 घंटे का समय लग जाता है। पाकिस्तान का बस इतना काम होता है कि भारत को हेलीकॉप्टर देना, जिससे कि उनके भारत के एनएसजी कमांडर प्लेन के पास तक आ सके और एक अपना ऑपरेशन शुरू कर सके। लेकिन हाईजैकर्स को लगता है कि उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है और इसी सब से वह इरिटेट होकर के एक और व्यक्ति पर हमला करते हैं जिसका नाम होता है रूपिन कटियार। रूपिन कटियार गुड़गांव का रहने वाला था जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून मना करके वापस आ रहा था और बाद में इस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। पता नहीं कैसे ये प्लेन एक बार फिर से टेक ऑफ कर लेता है और इस प्लेन को ओमान की तरफ उड़ाया जाता है। ओमान ने भी इस प्लेन को लैंड कराने से मना कर दिया और आगे जाकर के ये प्लेन दुबई में मिनहद एयरबेस पे 3 बजे लैंड करता है। वहां पर इस प्लेन से 25 यात्री और उस डेड बॉडी को रिलीज किया जाता है। यहाँ पर भारत से एक एयरबेस बुलाया जाता है जो यहाँ से यात्रियों को भारत ले जाता है। इस प्लेन में उस समय के एविएशन मिनिस्टर यानी
सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव भी इसी फ्लाइट में मौजूद थे और वो इन यात्रियों को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये जो वापस यात्री आते हैं, इनकी सहायता से काफी जानकारी मिलती है उस प्लेन हाईजैक के बारे में। वो बताते हैं कि प्लेन में 5 लोग हैं जिन्होंने प्लेन को हाईजैक किया है। उन्होंने बच्चों और औरतों को अलग अलग करके बैठाया है और उन सभी की आंखों पर एक ब्लैक पट्टी लगा रखी है जिससे कि वे कुछ बाहर देख ना सकें, और उन सभी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि प्लेन में वो जो 5 हाईजैकर्स हैं उनके नाम, उनमें से एक जो लीडर है उसको वो चीफ कहते हैं। बाकी 4 नाम के व्यक्ति और हैं जिसमें से एक का नाम शंकर है, एक का नाम भोला है, एक का नाम डॉक्टर है और एक का नाम बर्गर है, जो कि ये सारे नाम इनके फर्जी हैं। इनका बाद में असली नाम की जानकारी मिलती है, जिसमें जो चीफ होता है उसका नाम होता है इब्राहिम अख्तर, एक का नाम होता है शहीद अख्तर शाहिद, एक का नाम होता है सन्नी अहमद काजी, एक का नाम होता है जहूर मिस्त्री और एक का नाम होता है शकील मिस्त्री। इस सब में एक दिन का समय बीत जाता है। यहाँ पर प्लेन एक बार फिर से टेक ऑफ करता है और सीधा अफगानिस्तान की ओर उड़ान भरता है। सुबह 8 बजे ये प्लेन कंधार में लैंड कराया जाता है और यहाँ प्लेन को लैंड कराने के बाद यहाँ की तालिबान सरकार, जी हाँ दोस्तों, उस समय यहाँ पर तालिबान का हुक्म चल रहा था। उनका कहना था कि वे हाईजैकर्स और भारत के बीच मध्यस्थता का काम करेंगे, लेकिन भारत सरकार तालिबान को कोई प्रेफरेंस ना दे करके इस्लामाबाद की हाई कमीशन से कहती है कि वो जा करके नेगोशिएशन का कार्य करें। इसी सब में 6 दिन बीत जाते हैं और 6 दिन तक यात्री प्लेन के अंदर ही रहते हैं। इधर भारत सरकार भी तालिबान के मेन मकसद को समझ जाती है, क्योंकि तालिबान के लोगों ने प्लेन को हाथों में हथियार लेकर के चारों तरफ से घेर रखा था और तालिबानियों का कहना था कि ये सब कुछ हम आतंकवादियों के खिलाफ कर रहे हैं। अब अजीत डोभाल जी को हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए भेजा जाता है। उनका मानना है कि हाईजैकर्स को आईएसआई का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों, 1999 वही वर्ष था जिस समय कारगिल युद्ध हुआ था। इस समय सरकार भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जिन्होंने पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए जाएं। इस प्लान को हाईजैक करके पाकिस्तान का मेन मकसद होता है अटल बिहारी को दबाव में लाना। दोस्तों, अगर उधर कंधार चले तो उधर हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड की थी $200 मिलियन व 36 कैदियों की रिहाई की, जिनके भारतीय मुद्रा अगर देखें तो 1650 करोड़ रुपए बनते हैं। 26 दिसंबर को इस हाईजैकिंग को लेकर के एक प्रेस मीटिंग बुलाई जाती है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह के द्वारा अचानक से इस मीटिंग में कुछ लोग घुस आते हैं। ये लोग थे उनके रिलेटिव्स जो इस प्लेन में मौजूद थे। इन लोगों का कहना था कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे परिवार वालों को कोई भी तकलीफ उठानी पड़े। और इस सब के बावजूद उनकी मांगों को कुछ कम किया जाता है, जिसमें कि 36 कैदियों को ना रिहा करके 3 कैदियों को रिहा करने के लिए बोला जाता है। लेकिन उधर कंधार में अभी तक इंडियन नेगोशिएटर पहुंचे भी नहीं थे। ये 27 दिसंबर को पहुंचते हैं। इस नेगोशिएटर की टीम को विवेक काटजू की द्वारा लीड किया जाता है, जो होम मिनिस्ट्री में एक ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। अब तालिबान साफ मना कर देता है कि किसी भी भारतीय टीम को वो नेगोशिएट करने नहीं देंगे। हाँ, हम मध्यस्थता कर सकते हैं, और ऐसा ही होता है। इस सब के बाद 5वें दिन प्लेन में टॉयलेट ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिससे कि यात्रियों की उम्मीद कम होने लगती है। उस वक्त के चीफ ऑफ रो एएस बुलेट सीधे कश्मीर जाते हैं और वहां के मुख्यमंत्री से बात करते हैं कि उन 2 कैदियों को रिहा कर दिया जाए जो उनके कैद में हैं। और ऐसा ही होता है और उन 2 कैदियों को सीधा दिल्ली ले जाया जाता है और जसवंत सिंह के साथ एक प्लेन में बैठाकर कंधार भेजा जाता है। 31 दिसंबर को उन हाईजैकर्स की डिमांड को पूरा कर दिया जाता है और भारत को पूरी आशा होती है कि तालिबान उन हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, उन हाईजैकर्स को तालिबान के लोग एक कार में बैठाकर सीधे पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ चलने लगते हैं। अब भारत अच्छी तरीके से समझ जाता है कि पाकिस्तान ने यह चाल चली है, क्योंकि जिन 36 कैदियों को रिहा करने की अपील की थी उसमें से 33 तो पाकिस्तान के ही थे और हाईजैकर्स बचकर निकल जाते हैं। 21 दिसंबर 1999 को
जितने भी यात्री थे वो सारे के सारे अपने देश वापस घर आ जाते हैं, जिसमें से कई लोग काफी गंभीर रूप से इंजर्ड व भूखे थे, खैर सही सलामत आ जाते हैं। और 2001 में इस प्लेन को बंद या रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि ये प्लेन 20 साल पुराना होता है। इस सबके पास भारत सरकार के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठती हैं, क्योंकि अमृतसर में उनके पास एक गोल्डन चांस था जिसको वो गवा चुके थे। तो दोस्तों, ये थी कांधार हाईजैक की एक सच्ची घटना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।